नमस्कार, मैं रोशन आनंद आप सभी के समक्ष दोबारा से मैं उपस्थित हूँ। पिछले 2 वीडियोस में हमने बात की थी मौर्यन एम्पायर को लेकर के, यानी कि मौर्यन डायनेस्टी या फिर कहें तो मौर्य वंश के बारे में, मौर्य काल के बारे में। अब अब जो सबसे जो मुख्य बात है कि हमने जो पिछले 2 वीडियो में जो डिस्कशन किया, वो ये था कि उसके इंट्रोडक्शन को लेकर के, उसमें जो सोर्सेस जो थे, सोर्सेस जैसा कि लिटरेरी सोर्सेस और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तीसरी चीज़ जो हमने बात की थी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में और अशोक के बारे में। संक्षेप रूप से उनके बारे में हमने बात की थी, उनके रूल्स जो थे उसके बारे में। आज का जो हमारा जो वीडियो है, इसमें जो हमारा जो विशेष जो विषय है, जो हमारा टॉपिक है, वो है कलिंग वॉर। आज हम कलिंग की लड़ाई के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर में। और ऐसा क्यों हम कलिंग की लड़ाई के बारे में बात करेंगे, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। आखिर ऐसा क्या है जिसके बारे में हम कलिंग की लड़ाई को हम बिना जाने बिना पढ़े हम मौर्य काल को हम नहीं जान सकते, मौर्य काल को हम नहीं जान सकते। जानना क्यों आवश्यक है जब भी हम मौर्य काल के बारे में बात करते हैं। इसका बड़ा ही व्यापक असर है जो कि हमें आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, इससे हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले जब सम्राट अशोक सम्राट होने से पूर्व जब वो अशोक थे, तो जब वो गद्दी पर बैठते हैं, अपने राज्य के कार्यभार को वो संभालते हैं, तो जो यूनानी यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपका मेगास्थनीज नाम का एक ग्रीक हिस्टोरियन जो था, उसने ऐसा माना है, ऐसा उसने लिखा है अपनी किताब में कि जो अशोक जो थे उनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। और आर्मी में उनकी कौन कौन शामिल थे? पैदल सेना शामिल थी, साथ ही साथ घुड़सवारी सेना थी, और हाथी पर सवार उनके सेना थे। और साथ ही साथ इसके अलावा भी कुछ ऐसे भी लोग शामिल थे जो कि उनके आर्मी के सदस्य थे। अब आते हैं कि इस लड़ाई में एक्चुअली में हुआ क्या। तो इस लड़ाई में दोनों तरफ से खूब ज़बरदस्त टक्कर हुई और अशोक को काफ़ी यहाँ पे अगले जो राजा जो थे उन्होंने इनको काफ़ी टक्कर दी। और अंत में क्या होता है कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, इसमें बहुत सारे लोग घायल होते हैं। अंत में विजय किसकी होती है? तो वो सम्राट अशोक की होती है। और अशोक इस लड़ाई को जीतने में सफल होते हैं। और इस लड़ाई का बहुत ही व्यापक असर देखने को मिलता है सम्राट अशोक के ऊपर भी और उनकी प्रजा के ऊपर भी। अब जो हमारा जो अगला पार्ट है जिसमें हम आते हैं बात करने के लिए, वो है कंसेक्वेंसेस ऑफ द कलिंग वॉर। अब कंसेक्वेंसेस का कहने का मतलब ये हो गया कि इसके क्या असर पड़े इस कलिंग वॉर के। तो यहाँ पर जो कलिंग वॉर है वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पॉलिसीज़ और पर्सनालिटी जो अशोक का था उसको बहुत प्रभावित किया। किस तरीके से प्रभावित किया? तो जब युद्ध के मैदान में जब अशोक पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं, तो इस वजह से उनका क्या होता है? हृदय परिवर्तन हो जाता है, उनका मन परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्तन होने के बाद जो हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चेंज आता है सम्राट अशोक के अंदर। जो एक ऐसा राजा जो कि सिर्फ वॉर के माध्यम से किसी भी राज्य को जीतने की कोई भी मौका नहीं छोड़ सकते थे, उन्होंने अचानक से अपने आप में इतना बड़ा बदलाव ला दिया कि वो अब शांति के मार्ग को अपनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए। और इस कलिंग की लड़ाई के बाद उन्होंने किसी भी तरह का वॉर में शामिल होने का दृढ़ संकल्प लिया। और यहीं पर उन्होंने जो भेरी घोष था, भेरी घोष का मतलब हो गया कि कन्क्वेस्ट बाय फोर्स, किसी भी तरह से जो है विजय हासिल करना, और जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बाय हुक और बाय क्रूक, वॉर के माध्यम से। और तीसरी चीज़ जो है कि इन्होंने जो भेरी घोष था उसको रिप्लेस किया इन्होंने दिग्विजय से, यानी कि विक्ट्री ऑफ ऑल डायरेक्शंस। अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है कि कंसेक्वेंसेस ऑफ कलिंग वॉर। अब
कंसेक्वेंसेस ऑफ कलिंग वॉर का मतलब ये हो गया कि इस कलिंग की लड़ाई के बाद क्या असर होता है सम्राट अशोक के ऊपर, वो हम इसमें जानेंगे पॉइंट के माध्यम से। तो इसका सबसे पहला जो असर होता है ये होता है कि सम्राट अशोक, जो आप देखते हैं कि ये जब युद्ध के मैदान में इतने लोगों को मरे हुए पड़े देखते हैं, घायल इतने हजारों लोग हो चुके होते हैं, तो ये सोचते हैं कि मैंने इन डेड बॉडीज, इन लाशों के ऊपर विजय हासिल किया है, इन लाशों की बदौलत विजय हासिल किया है। तो यहाँ पे इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये यहाँ पर इन्होंने अपना जो भेरी घोष है, जो कहता है कि कॉन्क्वेस्ट बाय फोर्स, मतलब किसी भी तरीके से, है ना, फोर्स के माध्यम का मतलब हो गया कि जबरदस्ती विजय हासिल करना, बाय हुक और बाय क्रुक, और सभी दिशाओं में विजय हासिल करना, किसी भी दिशा में, किसी भी जगह, किसी भी राज्य को छोड़ना नहीं, उन सभी पे विजय हासिल करना है। तो इसको इन्होंने रिप्लेस किया धम्म घोष से, और धम्म घोष का मतलब ये हो गया कि अब ये रिलीजन यानी कि धर्म के मार्ग पर चलने का अपना रास्ता आश्वस्त करते हैं कि अब मैं पूरी तरीके से वॉर में शामिल नहीं होऊंगा अब किसी भी प्रकार से, और मैं अब धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा, यानी कि शांति के मार्ग पर चलेंगे। और दुनिया में और अलग अलग जगह पर इन्होंने अपने आप को इस तरीके से तैयार किया कि आने वाले समय में तभी ये सम्राट अशोक कहलाए। अब दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कलिंग की जो लड़ाई है वो अशोक के व्यक्तिगत जीवन को भी बदल दिया, और उन्होंने ऐसा अपने आप में बदलाव लाया कि उन्होंने किलिंग ऑफ एनिमल्स का मतलब हो गया कि जानवरों की किसी भी तरह कटाई नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से जानवरों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने मीट खाना जो होता है, किसी भी जानवर का मीट खाते हैं ना, तो उसको इन्होंने क्या किया, उस पर उन्होंने पूरी तरीके से त्याग कर दिया कि अब आज के बाद मैं कभी इस लड़ाई के बाद मैं किसी भी मीट को भी अर्जित नहीं करूंगा, मैं खाऊंगा नहीं उसे। तीसरी चीज इन्होंने क्या किया कि अपने जीवन में से जो लग्जरी जो था, लग्जरी कह सकते हैं कि जो ऐशो आराम जो एक राजा का होता है, उसको इन्होंने पूरी तरीके से त्याग कर दिया। यानी कि पहली चीज जो इन्होंने किया वो ये था कि किलिंग ऑफ एनिमल्स, दूसरी चीज कि मीट को खाना इन्होंने बंद कर दिया, किसी भी जानवर का मीट, और तीसरी चीज था कि इन्होंने अपने ऐशो आराम वाली जो जिंदगी थी जो एक राजा के लिए होती है, उसको इन्होंने पूरी तरीके से त्याग कर दिया। अब हमारा जो तीसरा जो पॉइंट ये कहता है कि जो युद्ध के मैदान में जो बंदी बनाए गए थे, उनको इन्होंने क्या किया था, जो पकड़े गए थे युद्ध के मैदान से, उन लोगों को इन्होंने वैसे प्रिजनर्स को इन्होंने खेती के काम में लगा दिया, जिसका ये असर हुआ कि उसके बाद जो एग्रीकल्चर जो था वो काफ़ी प्रॉस्पेरस हो गया, काफ़ी इनके लिए फ्रूटफुल साबित हुआ। फ्रूटफुल कहने का मतलब ये हो गया कि बहुत संपन्न खेती हुई जब उन्होंने ऐसे लोगों को इसके अंदर में लगाया खेती के लिए। कैसे लोगों को? जो प्रिजनर्स थे, जो वॉर में शामिल थे, वैसे लोगों को खेती के काम में लगा दिया। अब तीसरी चीज़ है, चौथी चीज़ है कि अशोक ने अपने आप में इतना बड़ा चेंज लाया कि शायद ही कोई सोच सके कि उन्होंने पूरी दुनिया में जा कर के, पूरे अलग अलग जगहों पर जा कर के उन्होंने बुद्धिज़्म को प्रचार करने के लिए, यानी कि जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार करने के लिए वो खुद निकल पड़े। और तो और उन्होंने अपने कह सकते हैं कि जो बेटी जो थी उनका नाम था संघमित्रा, और इनके जो बेटे जो थे महेंद्र, उनको भी इन्होंने क्या किया, इस काम में लगा दिया, धर्म के प्रचार में। धर्म का प्रचार, जो बौद्ध धर्म है उसको इन्होंने प्रचार करने का काम किया। और ये सबसे मुख्य बात ये भी है कि संघमित्रा जो उनकी बेटी थी और महेंद्र जो उनके बेटे थे, उनको इन्होंने श्रीलंका में भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। पांचवी चीज जो है अशोक के बारे में ये है कि अशोक ने कलिंग वॉर के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया, और फिर इन्होंने जो भी इनके प्रिंसिपल्स थे स्टेट पॉलिसी के, उसमें इसमें आप ये देखेंगे कि बुद्धिज़्म का जो भी है, बौद्ध धर्म का, उसके बहुत सारे जो बौद्ध धर्म कहता है
उन सभी पॉइंट्स को इन्होंने उसके अपने स्टेट पॉलिसी के अंदर में जोड़ दिया। और तो और इन्होंने साथ में ये भी चीज़ किया कि नॉन वायलेंस का मतलब किसी तरह की हिंसा नहीं होगी। और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने क्या किया, जो जो सबसे अलग अशोक को बनाती है, और वो ये है कि इन्होंने बेवजह या व्यर्थ का जो कह सकते हैं कि जो रिचुअल्स, जो हिंदू रिचुअल्स होते हैं, उस पे इन्होंने रोक लगाने का काम किया कि किसी भी तरह का व्यर्थ रिचुअल्स नहीं होना चाहिए, बलि नहीं होनी चाहिए। जानवरों की जो बलि होती है उस पर इन्होंने रोक लगा दिया कि जानवर की कोई बलि नहीं होगी पूजा वगैरह में। अब जो हमारा छठवां जो पॉइंट है, 6th पॉइंट, वो ये कहता है कि इन्होंने अपने जनता के लिए अपने जो उनका जो मैसेज जो था, क्योंकि राजा अपने मैसेज कैसे जनता के बीच पहुंचाएगा, तो उन्होंने बहुत सारे पिलर्स का निर्माण कराया, जनता के बीच में पिलर्स खड़ा करवाए, एडिक्ट्स का काम किया इन्होंने। और उस पे उन्होंने करीब करीब कह सकते हैं कि 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया, और जिसके अंदर में इन्होंने आप कह सकते हैं कि बुद्ध की जो अवशेष थे, बुद्ध के जो अवशेष थे, उसको उन्होंने उसमें रखवाने का काम किया इन्होंने। और इन्होंने बहुत सारे डोनेशंस दिए बुद्धिस्ट विहारा को। बुद्धिस्ट विहारा जो था, उसमें बहुत सारे इन्होंने अपने स्टेट फंड से इन्होंने बहुत सारे पैसे, जेवर वगैरह उसको प्रॉस्पर होने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जो व्यक्ति बुद्धिज़्म को अपनाया है तो वो उसको आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उन्होंने वो ये हद पार की कि उन्होंने बहुत सारे डोनेशंस बुद्धिस्ट विहारास को दान में दिए। अब जो आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि जब वॉर जब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है और इन्होंने वॉर से पूरी तरीके से संन्यास ले लिया कि अब मैं किसी भी तरह का संन्यास नहीं लूँगा, तो जो आर्मी जो थी उसमें पूरी तरीके से गिरावट आना शुरू हो जाता है, और उसकी तैयारी और उसकी जो एफिशिएंसी है उसमें भी हमें कमी देखने को मिलती है। जो इनकी मिलिट्री एक समय पे बहुत तगड़ी और बहुत स्ट्रांग मिलिट्री थी, उसमें इन्हीं के काल में उसमें हमें गिरावट देखने को मिलती है। अब देखते हैं कि एक्सटेंट ऑफ अशोकाज एम्पायर, यानी कि इनका एम्पायर कहाँ तक विस्तार हुआ, किसका, अशोक का। तो कहते हैं कि कलिंग वॉर की लड़ाई के बाद अशोक का जो एम्पायर है वो हिंदू कुश जो एक जगह है वो नॉर्थ वेस्ट तक फैल गया, और रिवर पेन्नार जो आपका साउथ इंडिया में है वहाँ तक इनका एंटायर जो रीजन जो था शासन का, वहाँ तक वो ये फैला। और तो और कुछ पार्ट्स जो आप कह सकते हैं, देख सकते हैं कि नेपाल के नॉर्दर्न पार्ट को, नॉर्थ मतलब आप समझ सकते हैं कि उत्तर जो नेपाल है, और काबुल, हेरात और कंदाहार प्रोविंस के बाहरी वाला जो एरिया है उसको इन्होंने क्या किया, अपने कब्जे में लेने का काम किया। और ये सभी क्या थे, इंडिया के बाउंड्री के बाहर थे ये सभी। अभी तक हमने देखा कि सम्राट अशोक के कलिंग वॉर को। अब हम देखेंगे मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को, कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था, क्या क्या इसके अंदर हमें पढ़ने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया कि इसके प्रशासन किस तरीके के थे। मौर्य काल के दौरान जो चंद्रगुप्त मौर्य थे या बिंदुसार थे या अशोक थे, इन्होंने मौर्य काल के दौरान इस मौर्यन डायनेस्टी के कार्यकाल को किस तरीके से संचालित किया, किस तरीके से चलाया, उसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहला चीज़ है जो ये कहता है कि पैन इंडिया कैरेक्टर। पैन इंडिया कैरेक्टर कहने का मतलब हुआ कि पूरे इंडिया पे पूरी तरीके से अपना शासन करना, इनकी एक अपनी सोच थी, अपना इनका एटीट्यूड था, कैरेक्टर था, जिसको इनको आगे इनका एक तरह से कह सकते हैं कि विजन, जो कि पैन इंडिया, पैन का मतलब होता है ऑल ओवर इंडिया। पैन इंडिया मीन्स ऑल ओवर इंडिया, एक भी कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं इंडिया के अंदर में, सभी हर जगह पे हमारा शासन होना चाहिए। ऐसा मौर्यन डायनेस्टी जो मौर्य काल जो था, मौर्य वंश के, इनके सोच ऐसी थी, कैरेक्टर। तो इसमें हम ये भी जानते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर जो था वो इसको शुरू करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे, और उन्होंने बहुत एक
वास्ट एम्पायर खड़ा किया था आने के साथ ही साथ। किसके साथ मिलकर के? कौटिल्य ने इनको बहुत हेल्प किया था, जो कि चाणक्य के नाम से फेमस है। अब तीसरी चीज जो है वो ये है कि सेल्यूकस जो है, जिसको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके कब्जे में जो उसके जो शासन के जिसपे वो शासन करता था, उन सभी प्रोविंसेस को वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंडर में ले लिया था, अपने शासन के कंट्रोल में ले आए थे। और वो जो जगह जो थे, जो सेल्यूकस हार गया था, वो 4 जगह थे जिसका नाम है काबुल, कांदाहार, हेरात और बलूचिस्तान। और ये चारों हारने के बाद सेल्यूकस इस पे पूरी तरीके से अपना कब्जा जो है वो खो देता है, और ये पूरी तरीके से मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में आ जाता है। अब जो है अगली बात वो ये है कि जो बिंदुसार हैं, उन्होंने अपने रूल को आगे बढ़ाया, अपने पिता की लीगेसी को आगे बढ़ाते हुए वो साउथ इंडिया तक उन्होंने शासन के मार्ग को आश्वस्त करते हैं, वो आगे बढ़ाते हैं उस चीज़ को कि हमें साउथ इंडिया तक हमें शासन करना है, और उसमें वो सफल होते भी हैं। कुछ प्रोविंसेस को साउथ इंडिया के उन्होंने अपने कब्जे में लिया। और तीसरी चीज़ जो है, चौथी चीज़ कि तक्षशिला में एक रिवोल्ट हो जाता है, एक विद्रोह होता है, जिसको कंट्रोल करने में सफल होते हैं अशोक की वजह से ही तक्षशिला का मैटर सॉल्व हो पाता है। और बिंदुसार जो हैं अपने ध्यान को फोकस किए हुए होते हैं वो साउथ इंडिया की तरफ। अब जो अगली बात है वो ये है कि बहुत सालों तक, जैसे कि हमने पढ़ा है पिछले वीडियोस में भी हमने सुना समझा कि 24 साल तक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने शासन किया, और उसके बाद उन्होंने अपने शासन से अपने जो राजकीय जो राजशाही जो होती है उससे उन्होंने क्या किया, त्याग कर उन्होंने अपना जीवन एकांत में जीने का सोचा। और वो कर्नाटक के एक जगह है जिसका नाम है श्रावणबेलागोला। श्रावणबेलागोला में वो जा करके वो अपने जीवन के अंतिम जीवन अपने जीवन के अंतिम जो शेष दिन थे उस वहाँ पे वो बिताए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब हम देखते हैं कि जो इसके जो पैन इंडिया कैरेक्टर जो है मौर्यन एम्पायर का, पैन इंडिया मतलब ऑल इंडिया कैरेक्टर जो इसने अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और बिंदुसार उसमें आगे बढ़ते हैं, साउथ इंडिया तक देखते हैं, और अशोक ने मिल करके क्या इनको हासिल होता है पैन इंडिया से कैरेक्टर होने के नाते। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो ये है कि जितने भी छोटे छोटे स्टेट्स थे उनका पूरी तरीके से खात्मा हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। वो छोटे छोटे प्रोविंस जो होते हैं, स्टेट्स होते हैं, वो सभी खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि मौर्यन काल के दौरान ये लोग फॉरेन ट्रेड को अपनाने में सफल होते हैं, मतलब कि देश से बाहर भी ये लोग ट्रेड कर पाते हैं। तीसरी चीज़ वो ये है कि जो मौर्यन जो लोग हैं ये लोग किसी भी तरीके का अगर आक्रमण पूरे देश पे हो रहा है, इंडिया पे हो रहा है, तो उसको ये लोग पूरे जज्बे के साथ, पूरी ताकत के साथ उसको जवाब देते थे, और फिर बाहरी ताकत इंडिया के ऊपर अटैक नहीं कर पाती है, किसी भी तरह का जीत कोई एनेक्सेशन नहीं कर पाती है बाहरी ताकत। चौथी बात वो ये है कि जब कलिंग की लड़ाई जब अशोक जीतते हैं, उसके बाद जो सबसे बड़ा जो चेंज होता है वो ये है कि मौर्य जो है अपनी लड़ाई और जो वॉर वगैरह है या फिर किसी भी तरह का कन्क्वेस्ट है, उससे ये क्या करते हैं, अपना ध्यान हटा करके, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से रिनाउंस कर दिया था कि नहीं अब मुझे किसी भी तरीके से वॉर वगैरह में शामिल नहीं होना है, तो फिर ये अपना पूरा ध्यान सोशल लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए और इकोनॉमिक लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, और इसमें बहुत हद तक यूँ कहें तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये इसमें सफल भी होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हमको समझना है वो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। किसका एडमिनिस्ट्रेशन? तो मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि अभी हमने देखा कि पैन इंडिया कैरेक्टर, तो उसी तरीके से अब हम एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे मौर्यन एम्पायर का, जो कि क्या इसके इंपॉर्टेंस थे, क्यों हमें पढ़ना इतना जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के,
ये सभी बातें अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो चाणक्य के साथ मिलकर के एक बहुत ही व्यापक रूप से एक कह सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि एक राज्य को चलाने के लिए प्रशासन की बहुत आवश्यक है। बिना प्रशासन के प्रयोग के हम किसी भी राज्य को या किसी जिले को या किसी राष्ट्र को, किसी को भी हम नहीं चला सकते। तो यही जरूरत थी चंद्रगुप्त मौर्य की, जिन्होंने चाणक्य के साथ मिलकर के अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे काम किया और उसको अंजाम तक पहुंचाया। अब हमारा जो चाणक्य हैं, वो उन्होंने अपने अर्थशास्त्र की जो किताब जो उन्होंने लिखी थी, अर्थशास्त्र नाम की बुक, उस बुक में इन्होंने मेंशन किया है क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब हो गया कि राजनीति के सिद्धांत। राजनीति के सिद्धांत मतलब कि राजनीति आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो राजनीति सिर्फ चुनाव जीतना और हमारा जो वोटिंग है उससे रिलेशन है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम मौर्यन एम्पायर के पॉलिटिक्स की बात करें, राजनीति की बात करें, तो वहां पे वेलफेयर ऑफ द पीपल, उनका किस तरीके से कल्याण हो सकता है, उस पे काम करने का, उनके लिए सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं अवेलेबल है कि नहीं है, ये सभी चीजें राजनीति की परिभाषा को दर्शाती है मौर्यन एम्पायर के। अब उसी प्रकार आप आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर समझेंगे तो ये है कि किस तरीके से हम अपने प्रशासन को चलाएंगे, ये भी अपने आप में एक मिसाल होता है, क्योंकि प्रशासन या प्रशासनिक तौर पर एक राज्य को चलाना ये इतना इजी काम नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है अर्थशास्त्र के अंदर में, जिसको लिखा है कोई और नहीं बल्कि चाणक्य ने। वही चाणक्य जिनका नाम कौटिल्य भी है, और उनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से उनकी जोड़ी जाती है। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे हैं बिंदुसार, उन्होंने कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया अपने पिता के बाद। 24 साल के राजशाही के बाद जब उन्होंने अनाउंस किया कि अब हम रिटायर हो रहे हैं इस राजशाही से और मुझे अब राजगद्दी पर शासन नहीं करना है, अब मैं राजा नहीं रहूंगा, तो इन्होंने अपने बेटे बिंदुसार को राजगद्दी पर बैठाते हैं। और राजगद्दी पर बैठने के बाद बिंदुसार बिना किसी चेंज के अपने पिता की जो पॉलिसीज थी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर, जो प्रशासनिक तौर पे जो उनको चलाना था, उन सभी चीजों को उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया उन्होंने। लेकिन हाँ, जब वापस बिंदुसार के जाने के बाद जब ये राजगद्दी पर राजा बनकर के बैठते हैं, तो अशोक कलिंग वॉर के बाद कुछ चेंजेस के साथ जो जरूरत थी उस समय की मांग को देखते हुए, क्योंकि इनका हृदय परिवर्तन हो चुका था सम्राट अशोक का, तो इस वजह से इन्होंने कुछ अपने पॉलिसीज के अंदर में चेंजेस लाया। और वो चेंजेस क्या थे, जो 4 इनके प्रोविंसेस थे, उस 4 प्रोविंसेस में अपना नया जो प्रोविंस इन्होंने जोड़ा था, जो कलिंग का, जिसकी राजधानी तोशाली थी, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने प्रभावशाली रूप से इसको जोड़ने का काम किया। अब एक और मुख्य बात यह है कि टोटल 5 प्रोविंस थे अशोक के समय पे, 4 थे बिंदुसार के समय तक। तो हम ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो कौन कौन से 4 प्रोविंसेस थे। प्रोविंस का मतलब हो गया, जो मैं बार बार यूज कर रहा हूं, उसका मतलब होता है प्रांत। प्रांत जो आज के समय में हम कह सकते हैं कि जो एक राज्य का जो स्ट्रक्चर है हमारे देश के अंदर में, जैसे अलग अलग बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, ये उस समय के इसी तरीके के राज्य हुआ करते थे जिनको प्रांत के रूप में जाना जाता था। और इन प्रांत की राजधानी क्या थी और वो प्रांत कौन कौन से थे, ये हम जानने का अभी प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रांत था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने भी और बिंदुसार ने भी उसको रूल किया एक राजा के रूप में, तो पहला जो प्रोविंस था वो था मगध, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। दूसरा जो प्रोविंस था उसका नाम था गंधारा और उसकी राजधानी थी तक्षशिला। तीसरे नंबर पर जो प्रोविंस है वो है आपका अवंती, जो ईस्टर्न प्रोविंस भी कहलाता है, उसकी राजधानी है उज्जैन। और चौथे नंबर पे आपका साउदर्न प्रोविंस के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी थी स्वर्णागिरी। और पांचवा जो प्रोविंस है जिसका फॉर्मेशन जिसको अपने कंट्रोल में लिया कलिंग वॉर के बाद, वो है नया प्रोविंस और उसका नाम है कलिंग प्रोविंस और इसकी राजधानी थी तोशाली।
तो ये 5 टोटल प्रोविंसेस थे जिनकी राजधानी हमने अभी बात की, और इनके एडमिनिस्ट्रेशन पे थोड़ा कुछ चेंजेस करके अशोक ने इसमें अपना योगदान दिया। और वो योगदान बहुत जरूरी थे उस समय को लेकर के, इसलिए कि उनका मानवता को लेकर के, है ना, वेलफेयर किस तरीके से किया जाए, उनके सब्जेक्ट जो उनकी प्रजा थी उसका किस तरीके से एक आधार बना करके उनका कल्याण कर सके, इसके बारे में इन्होंने सोचा, और इसी वजह से इन्होंने पॉलिसीज के अंदर में चेंजेस किए। और चेंजेस करने वाले एकमात्र राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बाद अशोक जो थे वही थे। बाकी जितने भी पॉलिसीज का जो निर्माण जो करना था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर के अंजाम दिया था। अब हम आते हैं जो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है कि मौर्यन का जो एम्पायर जो था, मौर्यन एम्पायर, उसका एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट था, इसका गवर्नेंस था। और किस तरह का सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस? तो उसमें कहा जाता है कि इनका जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस था उसमें टोटली ये पैट्रियार्की थी। ओके, पैट्रियार्की, और दूसरी चीज है कि मोनार्किकल भी था, मतलब मोनार्की सिस्टम था। और तीसरी जो बात है इसके बारे में कही जाती है कि अशोक के जो एडिक्ट्स बताते हैं, जो इन्होंने अलग अलग स्टोन्स और पिलर्स पे जो अपना जो एडिक्ट्स करवाए थे, उसमें ये मेंशन किया गया है, जहां से हमको समझ में आता है कि ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन, मतलब सभी मानव उनके क्या हैं, बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? तो सम्राट अशोक के, क्योंकि इन्होंने वॉर को त्याग करके और पूरी अपनी प्रजा को अपना परिवार का हिस्सा माना, और परिवार का हिस्सा मानने का अर्थ हुआ कि अपने बच्चे के रूप में उनको स्वीकार किया, अपनी प्रजा को। अब अशोक का एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण योगदान ये भी है कि उन्होंने जो अपने दादा यानी कि इनके चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार जो इनके पिता थे, उनके जो रिगरस पॉलिसीज थे उनको बहुत सिंपल बनाया। और सिंपल बनाने का परिणाम ये हुआ कि जो टैक्सेशन था और क्रॉप कलेक्शन था वो बहुत आसान हो गया, है ना। और ये रिगरस जो एडमिनिस्ट्रेशन जो हम देखने को मिलते हैं, ये पहले टैक्स कलेक्ट करने में और क्रॉप कलेक्शन में ही इसमें ज्यादा प्रभावी रूप से ये असरदार था। उसी के ऊपर मतलब इसका जो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इसी पे इनका कंट्रोल था। अब इसके बाद ये जो इन्होंने रिगरस पॉलिसीज को जो सिंपल बनाया, इसका फायदा ये हुआ कि इसने प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ाया, और इकोनॉमी जो उस टाइम की थी उसमें एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलता है सम्राट अशोक के रेन में, इनके कार्यकाल के दौर में। अब एक और बात है कि जो पहले कभी नहीं हुआ वो अशोक ने कर दिखाया, और वो ये था कि अशोक ने एक महामात्राज का फॉर्मेशन किया। और ये महामात्राज कौन होते थे? गवर्नर्स। आज हमारे राज्यों में गवर्नर हैं, आज प्रेजेंट डे मॉडर्न इंडिया के अंदर में, लेकिन गवर्नर्स तब भी थे जिनका नाम था महारत्नाज और महामात्राज। और ये महामात्राज एक गवर्नर के रूप में काम करते थे अशोक के लिए। और अशोक के लिए काम करने का मतलब है कि जो भी इनके अशोक के सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट्स हमने पहले बात की थी कि सब्जेक्ट्स का अर्थ हुआ कि इनकी प्रजा जो अब इनके बच्चे के रूप में, अपने बच्चे के रूप में अशोक देख रहे थे, उनके वेलफेयर को देखने का काम ये महामात्रास का था, जो कि गवर्नर भी हम उनको कहते हैं। अब जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो अगली बात है, जो बड़ी प्रमुखता से हम इसके बारे में बात करेंगे, तो वो ये है कि इसके 2 डिविजन्स थे। देयर वर 2 डिविजन्स ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। एंड जो पहला जो डिवीजन है, जो पहला जो भाग है, जिसका नाम है वो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 2 एडमिनिस्ट्रेशन थे जो मौर्यन एम्पायर के टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे। अब जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके भी 2 डिविजन्स थे, उसके भी 2 पार्ट थे। और वो क्या क्या दोनों पार्ट थे? तो पहले नंबर पे जो इसके जो डिवीजन थे उसका नाम था सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड द सेकंड वन वाज नोन एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब जो हमारा अगला पार्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये दोनों क्या क्या थे, इसके बारे में हम
विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। अब तो जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके बारे में कहता है कि ये पूरी तरीके से सेंट्रलाइज था, मतलब कि पूरा पावर शिफ्ट जो था वो किंग के हाथ में था। किंग के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग रैंक्स देखने को मिलेंगे, जो कि ऑफिसर्स लेवल के रैंक ऑफिसर्स थे। ओके, और इनके साथ ही साथ जो मेन जो कह सकते हैं कि जो पावर जो था वो किंग के हाथ में था, है ना। और ये जो किंगशिप जो थी वो हेरिडिटरी थी। ओके, मतलब वंशागत था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कोई और नहीं बन सकता है। राजशाही खानदान से जो राजा का जो प्रिंस होगा, प्रिंस ही आगे चल करके वो राजा बनेंगे, राजगद्दी संभालेंगे। ये एक प्रक्रिया थी, निरंतर प्रक्रिया चली आती है। और इसका जीता जागता उदाहरण है ही कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा बिंदुसार बनते हैं, बिंदुसार के बाद उनके बेटे अशोक बनते हैं, मौर्यन डायनेस्टी को चलाने के लिए राजा का जो प्रभार है उसको वो संभालते हैं। अब एक और बात है कि जो किंग जो हुआ करते थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हैं या बिंदुसार हैं या सम्राट अशोक हैं, ये अपने आप में सुप्रीम जज थे। किसी भी तरह का फाइनल फैसला इनके हाथों में होता था, ये एक्टिंग जज के रूप में भी काम करते थे। और मेगास्थनीज ने अपनी जो उसकी किताब है, एक ग्रीक एम्बेसडर जो यूनानी राजदूत है, उसने अपने इंडिका में और चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंदर में जो बुक है उसने लिखा है, उसमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया है कि अशोक ने बहुत सारे चेंजेस एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर लेकर के आया। जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो प्रशासनिक जो उनका ढांचा जो था, उसके अंदर में चेंजेस लाए। और ये चेंजेस जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो एडमिनिस्ट्रेशन जो बनाया था चाणक्य के साथ मिलकर के, चाणक्य के साथ, उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किया। और उन्होंने मात्राज जो कि गवर्नर थे, उनका जो है अपॉइंटमेंट करते हैं, और ये इनके वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स को देखने का काम करते हैं, मतलब इनकी प्रजा को देखने का कि उनका कैसे कल्याण हो सकता है। अब एक और चीज है सेंट्रल लेवल पे, जिस हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे है कि किंग जो थे वो कई सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ उनको असिस्ट किया जाता था। किंग को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब हो गया कि मंत्री परिषद, इनके मंत्री परिषद हुआ करते थे किंग के। और वो राजा अगर कोई भी डिसीजन बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कोई वेलफेयर स्कीम या कोई भी प्रजा के लिए, तो एक बार चर्चा अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, जो मंत्री परिषद था, उसमें इस बात को वो जरूर करते थे। तीसरी चीज है कि हर एक मिनिस्टर जो था वो अपने अपने विभाग को अपने अपने विभाग का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता था। और एक और बात है कि यहाँ पे एक चीफ पुजारी भी का भी रोल था, जो कि वो सारे जो स्टेट के जो कह सकते हैं कि वो एक पुरोहित के रूप में जाने जाते थे। और सेनापति जो थे, उनका काम था क्या कि वो किसी भी तरह का अगर वॉर लाइक सिचुएशन है या फिर पीस बनाना है, मेंटेन करना है पीस, तो इन सभी चीजों के लिए सेनापति जिम्मेदार होते थे। और जो हेड ट्रेजरर थे, लेखा जोखा जो देखने वाले होते हैं, लेखाकार जिसको कहते हैं, है ना, वो उनको कहते थे हम लोग सन्निधाता। ओके, और समहर्ता जो थे वो टैक्स एक्सपर्ट थे, टैक्सेशन एक्सपर्ट थे, मतलब उनको किस तरीके से टैक्स इंप्लीमेंटेशन उसको कलेक्ट करना, इन सभी चीजों के बारे में उनको व्यक्ति विशेष टैक्स के बारे में उनको जाना जाता है। अब थोड़ा सा एक और टर्म है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से रिलेटेड है मौर्यन एम्पायर के, कि अगर हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हमको अच्छे ढंग से चलाना है, तो हमारा सूचना तंत्र जो है वो कारगर होना चाहिए, वो बड़ा ही स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं मौर्यन एम्पायर, ये तब की बात है जब आज से लगभग 2000 साल पहले की बात है। अब उस टाइम पे इतना तो आप कह सकते हैं कि जो पोस्टल सिस्टम तो होता नहीं था, तो उस समय का पोस्टल सिस्टम क्या हुआ होगा। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक नया पोस्टल सिस्टम शुरू किया था। पोस्टल सिस्टम का मतलब हो गया कि पोस्ट
जो आज हम लोग देखते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक हम लोग किसी भी चीज़ को हम लोग को मैसेज अगर पास करना है, आज तो महज हमें चिट्ठी भेजना है या कोई किसी तरह का कागज़ हमें अपना डॉक्यूमेंटेशन अगर भेजना है कहीं पे तो उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन आज से 20-25 साल पहले लोग अपने मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए भी चिट्ठी का इस्तेमाल करते थे और वो चिट्ठी पोस्ट के थ्रू होती थी, जो आज हमारा डाक सेवा है। और यही डाक सेवा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थी, लेकिन ये थोड़ा अनयूजुअल था, अनकॉमन था इनके दौर में। ऐसा नहीं था कि कोई एक ऑफिस है वहाँ पे बैठ करके सारी चीज़ें हो रही हैं और राजा अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भिजवा रहे हैं। तो उनका भिजवाने का तो प्रोसेस था, लेकिन वो बड़ा थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस था और उस प्रोसेस का नाम था पिजन पोस्ट। पिजन पोस्ट मतलब कि कबूतर पोस्ट। अब कबूतर पोस्ट से हम जानते हैं, जैसे हमारे दिमाग में पिजन पोस्ट मैंने बोला, आपके दिमाग में क्लिक किया होगा पिजन पोस्ट मतलब कि कबूतर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज पास करना। कबूतर के पंखों में, पैरों में उसके एक मैसेज लगा दिया जाता था, टाई कर दिया जाता था और उस कबूतर को ट्रेन किया जाता था सबसे पहले उस चीज़ के लिए, और फिर उसको जहाँ भेजना होता था वहाँ पे उसको मैसेज डाल करके हम ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये क्या करते थे, भेज देते थे वहाँ पे, और फिर वो वहाँ जो मैसेज है अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाता था और फिर वहाँ से अपना वो मैसेज जो भी है डिलीवर हो। तो अभी हमने देखा पिजन पोस्ट के बारे में, समझा, और अब हम वापस से अपने टॉपिक के ऊपर लौटते हैं और जहाँ पे हमने लीव किया था अपने पॉइंट को, और उसी में हम ऐड करेंगे कि अलग अलग और भी डिपार्टमेंट्स थे जिसके सुपरिटेंडेंट इंचार्ज थे, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अपने राज्य के अंदर में उनको इंडक्ट किया था, उसको फॉर्मेशन किया था। तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे उनका था अकाउंटेंट जनरल, ओके, और एक इंचार्ज जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, तीसरे थे माइन से रिलेटेड, माइनिंग से, खदान से रिलेटेड, और एक और थे कॉमर्स से रिलेटेड जो कि कंट्रोलर ऑफ कॉमर्स हुआ करते थे, और जो अंतिम में है वो है सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट एंड मेजर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम बात करते हैं, तो अगर इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अधूरा लगेगा। तो ये जो मेजर्स की बात कर रहे हैं और वेट्स की बात कर रहे हैं, तो ये इसलिए था कि अगर दुकान में या कहीं पे अगर कोई लोग अगर कुछ खरीद रहे हैं तो वहाँ पे जो स्केल है उसको किसी भी तरीके से मैनिपुलेशन नहीं हो। स्केल का अर्थ हुआ कि तराजू, तराजू में उनका जो वेट जो मेजर करने के लिए होता है, ओके, तो उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ तो नहीं हो रहा है दुकानदार के तरफ से, है ना, या जो भी ग्रॉसरी है या किसी भी तरह का सेलिंग हो रहा है तो उसमें जो भी वेट एंड मेजर्स जो हुआ करते थे उसमें किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने एक सुपरिटेंडेंट का अपॉइंटमेंट किया था। अब हमारा जो अगला टॉपिक है सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद दूसरा जो है वो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अशोक क्या करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने चेंजेस किया, अशोक ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज के अंदर में, एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर में अलग अलग पॉलिसीज बनाई, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखा और इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं किया। आपका सम्राट अशोक ने, इन्होंने इतना जरूर किया कि जो इनके ग्रैंडफादर जो थे, कौन, वही जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे सम्राट अशोक, तो इस लिहाज से चंद्रगुप्त मौर्य इनके अपने दादा हुए। तो इन्होंने बस इतना किया कि अपने दादा के द्वारा अर्जित किया गया 4 जो प्रोविंस थे उसमें 5वां एक प्रोविंस ऐड किया और उसका नाम है कलिंग, जिसकी राजधानी हमने पहले ही बात की, तोशाली। और टोटल 5 हमने प्रोविंस के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इन प्रोविंस के अंदर में अलग अलग जो कई सारी चीजें हमको देखने को मिलती है, उसमें से एक मेन चीज है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है कि हेड ऑफ द प्रोविंस कौन होता था। मतलब कि जो प्रोविंस है, जो प्रांत है, जो राज्य है, उसका सबसे मुख्य प्रमुख आदमी कौन था, जो उसकी सत्ता को संभालता था, उस पूरी जो प्रोविंस थी उसके कंट्रोल में थी। तो उसको हम लोग कुमार के नाम से जानते थे या फिर आर्यपुत्र। यही 2 नाम थे इनके, या कुमार या आर्यपुत्र, यही इन्हीं के कंट्रोल में था, है ना, प्रोविंस पूरा, और ये हेड ऑफ द प्रोविंस कहलाते थे।
अब ये है कि ये हेड ऑफ द प्रोविंस जो कुमार हैं ये कौन होते थे, तो ये कोई और नहीं बल्कि प्रिंस, राजा के बेटे जो होते थे वही यहाँ पे हेड ऑफ द प्रोविंस के लिए नामित होते थे। अब जो हमारा अगला जो पार्ट है उसमें ये है कि जो कुमार जो होते थे या आर्यपुत्र, इनको एक गवर्नर के साथ इनको असिस्ट किया जाता था। मतलब इनको असिस्ट करने वाला जो व्यक्ति होता था वो गवर्नर होते थे। वही गवर्नर जिसको हम दूसरे नाम से महामात्राज भी बोलते हैं। ठीक है। अब हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में अगर हम देखें तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर में जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें एक होता था प्रदेशिका। प्रदेशिका का काम क्या होता था? टैक्सेशन, है ना। टैक्सेशन मतलब कि टैक्स लगाना, टैक्स कलेक्ट करना, ये सारी चीजें इनका काम होता था। अब दूसरा हो गया कि राजुका। राजुका कौन होते थे? वही जो आज के समय में हम जिनको तहसीलदार या रेवेन्यू अफसर कहते हैं। ओके। और तीसरे होते थे युक्त, जिसको हम लोग ट्रेजरर कहते हैं। आज के समय में हम ट्रेजरर जानते हैं ना, वही ट्रेजरर उस दौर में युक्त के नाम से जाने जाते थे। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है इन रेस्पेक्ट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिविजन जो था वो अलग अलग जिलों में होता था। जिला जो आज के समय में हम जो जिला देखते हैं, इस जिले को दूसरे नाम से और भी जाना जाता था उस दौर में, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के दौर में और आपका सम्राट अशोक के दौर में जनपद के नाम से भी जाना जाता था। इसे जिला को जो आज हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, जो जिला बोलते हैं, इसको जनपद भी कहते थे। और ये जो जनपद हुआ करते थे, ये जो जिला होते थे, इनको देखने के लिए जो लोग अपॉइंट थे उनका नाम था प्रदेशिका और राजुका और युक्त। ये तीनों क्या करते थे? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। अब अगला पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटीज। अब ये क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटीज। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटीज वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रमुख था ये, एक तरह से कह सकते हैं। और ये जो आप कह सकते हैं कि जो हेड ऑफ द सिटी हुआ करते थे वो नगर अध्यक्ष हुआ करते थे। और जो नगर अध्यक्ष होते थे उनका काम था कि शहर के जो भी डेवलपमेंट्स हैं, वेलफेयर हैं, या फिर किसी अन्य तरह की बातें जो कि जनता से रिलेटेड होती थी, प्रजा से रिलेटेड होती थी, वो सभी चीजों को देखरेख नगर अध्यक्ष करते थे। अब जो मेगास्थनीज जो थे उनके अनुसार जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा है ना, यानी कि पाटलिपुत्रा का किस तरह से प्रशासनिक तौर पे उस पाटलिपुत्रा को गवर्न किया जाता था, तो उनका कहना है कि कुल एक कमेटी होती थी जिसके 30 मेंबर्स होते थे, 30 मेंबर्स, वो इस सिटी जो है पाटलिपुत्रा, जो कैपिटल है मौर्यन एम्पायर की, उसकी देखरेख करते थे। अब जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है रेवेन्यू सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव नजरिए से अगर हम देखें, किसी भी राज्य को, किसी प्रांत को, किसी प्रोविंस को, या किसी रूलर के अगर रेन को अगर देखें, तो वहां पे हमें उसका रेवेन्यू सिस्टम देखना बहुत आवश्यक हो जाता है कि एक राजा का, एक रूलर का, एक किंग का किस तरह का रेवेन्यू सिस्टम था। तो यहाँ पर आप जो इसका मौर्यन एम्पायर के अंदर में जो रेवेन्यू सिस्टम था इनका, है ना, कहते हैं कि ये इनका चीफ इनकम था, मतलब प्रमुख रूप से ये इनकम था जो इनका खजाना भरने के लिए। अब होता क्या था कि ये जो भी आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन होता था, खास करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे, उसमें 16% से लेकर के 25% तक का टैक्स ये लोग लगाते थे। ओके। और एक और चीज बड़ी बात है कि दो तरह के टैक्स हुआ करते थे मौर्यन एम्पायर के दौर में, और उन दो टैक्स का नाम है बाली और भागा। बाली क्या था? बाली एक तरह का कह सकते हैं कि रिलीजियस ट्रिब्यूट था, यानी कि एक तरह का स्वेच्छा से दान करना धर्म के नाम पे राजा को, रूलर को, है ना। और वो जो दान होता था वो बाली कहलाता था, जो कि जो राज्य जहां पे जिस राजा के अंडर में वो रहते थे उनके खजाने में वो दान जाता था। अब रही बात कि भागा क्या है, तो भागा एक तरह का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था। ओके। और ये बेसिकली जो
कह सकते हैं कि 16% टैक्स जो है कैटल के ऊपर, कैटल मतलब कि जानवरों के ऊपर, और आपका एग्रीकल्चर के ऊपर, किसानी, जो किसानी खेती करते हैं लोग, जो प्रोडक्शन करेंगे उसके ऊपर ये टैक्स इम्पोज किया जाता था। और उसे ये लोग इकट्ठा करते थे और जो किंग होते थे उनके पास ये जमा करते थे। अब दो हिस्टोरियंस हैं, विंसेंट स्मिथ और श्यामा शास्त्री, जो कि उन्होंने एडवोकेट किया है, उन्होंने उनकी अगर बात अगर हम मानते हैं तो उनका कहना था कि बाली जो है एक तरह का रिलीजियस ट्रिब्यूट था। अब रही बात सवाल की बाली और भागा के बारे में हमें पता कैसे चलता है, तो ये हमें पता चलता है एडिक्ट्स ऑफ अशोका, अशोक के एडिक्ट से पता चलता है। उन्होंने जो एडिक्ट्स, अपने जो संदेश, जो अपनी जो आदेश जो थे, संदेश नहीं आदेश जो थे, वो जनता के बीच में जो पिलर्स, स्टोन्स, रॉक्स के ऊपर जो एडिक्ट करवाए थे, है ना, वो उनसे हमको पता चलता है। वहां पे इन दो टैक्स के बारे में बात की गई है, तो वहीं से ये चीज हमें समझ में आता है। अब रही बात टोल टैक्स, तो टोल टैक्स का पर्पस क्या था कलेक्ट करने का? तो टोल टैक्स बेसिकली जो कोई सामान गांव से शहर में लाते थे बेचने के लिए, या किसी भी तरह का सामान अगर कोई बेचने के लिए एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है, तो वहां पे उनको टैक्स एक देना होता था जिसका नाम था टोल टैक्स। ओके, और ये जो आपका टैक्स, जो टोल टैक्स है, इसके अलावा एक और टैक्स लगाया जाता था अलग अलग तरीके से, जो कि लिक्वर के ऊपर, लिक्वर मतलब होता है दारू के ऊपर, शराब जो होती है उसके ऊपर। ओके, उसके बाद इनका गैम्बलिंग हाउस के ऊपर, मतलब कि जो जुआ घर होते थे, एक स्पेशल हाउस होता था जिसमें लोग जाकर के जुआ खेलते थे, तो उसमें भी इन्होंने क्या किया था, टैक्स लगाया हुआ था। इसके अलावा इन्होंने फॉरेस्ट के ऊपर, जंगलों के ऊपर, और खदान, माइंस के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगाया। और ये इन्होंने का मतलब हो गया कि मौर्यन एम्पायर के दौर में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक ने अपने अपने टाइम पे ये सारे टैक्सेस लगाए। अब आते हैं कि इनका जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था, इसको यूज कहाँ करते थे? तो ये यूज करते थे आपका जो फैसिलिटीज, लाइक कह सकते हैं कि रोड के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, इरिगेशन, सिंचाई के लिए यूज करते थे, या फिर अलग अलग और भी जो स्टेट के, कोई राज्य, जो राज्य इनका था उसके जो अपने अपने खर्च थे उसके ऊपर ये लोग इस टैक्स, कलेक्टेड टैक्स को, जो टैक्स जो जनता से इन्होंने उठाया है, इसको वहां पे ये लोग खर्च करते थे। अब आते हैं जो हमारा छठवां पॉइंट है, 6 पॉइंट, वो है स्पाइस सिस्टम। अब ये स्पाइस सिस्टम क्या था भाई? तो स्पाइस सिस्टम ये था कि राजा को अगर किसी इंसिडेंट के बारे में पता करना है तो एक जासूस छोड़ देते थे। और एक सबसे मजेदार बात यह है कि राजा जासूस के ऊपर जासूस लगाते थे मौर्यन एम्पायर के दौर में। तो ये बड़ी विचित्र बात है कि अगर कोई स्पाई को राजा ने अगर किसी काम में लगा दिया है कि इसका इंफॉर्मेशन निकाल करके लाना है, इसके बारे में एविडेंस पता करो कि क्या है, नहीं है, कुछ भी जो भी है, तो उसके पीछे भी एक स्पाई लगा दिया जाता था। ये बड़ी माने यूनिक चीज है मौर्यन एम्पायर के टाइम की। और इसके अलावा जो मेन चीज जो हमें समझ में आता है इस स्पाई सिस्टम के अंदर में, कि जब भी कोई घटना होती थी या कोई भी ऐसी इंसिडेंट को लेकर के, तो एक से अधिक स्पाई लगाने का भी चलन था उस टाइम पे मौर्यन एम्पायर के दौर में। अब हमारा 7th पॉइंट आता है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? ये सबसे बड़ी चीज होती है कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो हम जानते हैं, जो हमने टैक्स वगैरह से रिलेटेड हमने जाना, लेकिन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि एक मिलिट्री को किस तरीके से हम चलाएंगे, उसके लिए क्या क्या जरूरतें हैं, उसकी क्या क्या परेशानियां हैं, अगर मिलिट्री को अगर हमको चलाना है, या उसको हम किस तरीके से मिलिट्री को कंट्रोल करेंगे, है ना। तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होता था कि वॉर एंड पीस के टाइम पे ये बहुत तेजी से एक्टिव हो जाते थे कि कब किस टाइम पे वॉर में हमें शामिल होना है, किस टाइम पे हमें पीस की तरफ बढ़ना है। ये सारा काम आपका जो है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता था। अब एक चीज और है कि मिलिट्री जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर में क्या क्या चीजें आती थी, तो इसके अंदर में आती थी इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स और चैरियट्स, रथ, है ना, हाथी, और आपका घुड़सवारी और पैदल सेना, ये सभी जो हमने बात की, इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये इनकी सेना जो थी, ये इसके एडमिनिस्ट्रेशन का इनका पार्ट था इस तरह का। अब आता है कि इनके पास कितनी इन्फेंट्री थी, तो कुछ लोगों का मानना है, हिस्टोरियंस का, कि इनके पास करीब करीब 6 लाख इन्फेंट्री थी और 30,000 कैवलरी और 9,000 इनके पास वॉर एलिफेंट्स थे। मतलब वॉर एलिफेंट्स का मतलब हो गया कि
जो आ, ऐसे हाथी जो कि वॉर के लिए बनाए गए थे, वैसे तैयार किए गए थे, उनको ट्रेन किए गए थे, वैसे हाथी को हम लोग वॉर एलिफेंट्स कहते हैं। अब एक और बड़ी चीज है कि इसके अलावा इन्होंने हथियार के रूप में क्या क्या यूज किया। तो हथियार के रूप में बो एंड एरोज यानी कि तीर धनुष का इस्तेमाल करते थे ये, और साथ ही साथ शील्ड जो होता था, कवच, और आपका स्वर्ड्स तलवार, और इसके अलावा भी और कुछ कुछ हथियार थे जिसका ये लोग इस्तेमाल करते थे। अब कमांडर इन चीफ कौन होता था इस आर्मी का? जो कोई अगर राजा है और उसकी अपनी एक आप कह सकते हैं कि किसी प्रांत, किसी प्रोविंस का वो राजा है, तो वो उसकी आर्मी होगी, तो आर्मी का कमांडर इन चीफ कौन होता था? तो कोई और नहीं बल्कि राजा स्वयं कमांडर इन चीफ होते थे। ओके, द किंग वाज ओनली द कमांडर इन चीफ ऑफ हिज आर्मी। ओके, अब एक चीज और है कि जो पूरी आर्मी जो होती थी, है ना, उसके जो मिलिट्री कमीशन जो होते थे उसमें कुल टोटल 30 मेंबर्स हुआ करते थे। जो मिलिट्री कमीशन होता है कि किस तरीके से हमें डिसीजन लेना है, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्या हमें किस टाइम पे किस तरह का स्टेप लेना है, या किस किस समय पे हमें स्टेप बैक करना, ये सारी चीजें कमीशन के अंदर में जो 30 मेंबर्स थे वो लेते थे। लेकिन इनके सबसे प्रमुख जो होते थे, हेड ऑफ द आर्मी, जो कि कह सकते हैं कि कमांडर इन चीफ, वो होते थे आपके किंग। उस राज्य के किंग जो थे वही होते थे। अब एक और बड़ी बात है कि जो मौर्यंस जो थे, है ना, वो क्या करते थे कि आर्मी को रिक्रूट करते थे। जिस प्रकार से आज हमारे यहाँ पे रिक्रूटमेंट पुलिस डिपार्टमेंट में या फिर आर्मी के अंदर या सीआरपीएफ या किसी अन्य डिफेंस फोर्सेस के अंदर में जिस तरह से रिक्रूटमेंट होता है, बिल्कुल ऐसा ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस मौर्यन एम्पायर के टाइम पे होता था। लेकिन उनका रिक्रूटमेंट करने का तरीका भले अलग हो सकता है, लेकिन रिक्रूटमेंट वो इसी तरीके से करते थे। और जो रिक्रूटेड जो आर्मी पर्सन्स होते थे उनको सैलरी जो मिलती थी वो कैश में मिलती थी। ओके, ऐसा नहीं था कि उनको किसी मान लीजिए कि अगर उनको अपने आर्मी में शामिल करा लिया तो कोई सामान दे दिया या कुछ दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। या चावल दे दिया, गेहूं दे दिया, कुछ भी खाने पीने की चीजें या उनकी जरूरत की, नहीं, उनको कैश में मनी मिलती थी, जो कि अपने आप में एक सबसे यूनिक चीज है। एंड आर्मी वॉज द ओनली हु गॉट द सैलरी इन कैश। ओके, अब एक और बड़ी बात है कि जो मौर्यन एम्पायर के दौर में, है ना, मौर्य काल के दौर में जो राजा हुआ करते थे वो अलग अलग तरीके का फोर्ट बनवाते थे, और वो फोर्ट बनाने का मकसद था कि वो उनका सिक्योरिटी का एक पार्ट था, उनकी स्ट्रैटेजी थी जिसको वो फॉलो करते थे। ओके, और ये जो फोर्ट होते थे ये इनके सेफ्टी के लिए ही होते थे। तो बेसिकली ये हमारा था आपका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं मौर्यन एम्पायर के अंदर में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना इसके जाने जो मौर्यन एम्पायर है वो अधूरा सा रह जाएगा। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में तो हमने जाना और पढ़ा, लेकिन अशोक के बारे में जो बातें निकल करके इस टॉपिक में आएंगी कि कैसे सम्राट अशोक जो हैं वो अपने आप में सम्राट अशोक बनते हैं, क्यों उनको सम्राट अशोक कहा जाता है। क्योंकि राजा का काम है वॉर करना, है ना, और हर राजा अपने अपने तरीके से किसी भी राज्य को, किसी भी प्रांत को, प्रोविंस को चलाते हैं, ओके, एज अ किंग के रूप में। लेकिन जो अब जो टॉपिक है वो हमारा इस मौर्यन एम्पायर के अंदर में, वो है अशोक धम। अशोकास धम का मतलब हो गया कि अशोक के चलाए हुए अपने धर्म। इसका मतलब ये नहीं कि धर्म का मतलब कि धम का मतलब कि कोई एक अलग कह सकते हैं कि कास्ट इन्होंने शुरू कर दिया, कोई ऐसा धर्म जो कि आज हिंदू या मुस्लिम्स, क्रिश्चियनिटी जो है इस तरीके का, बिल्कुल भी नहीं। इनका ऐसा मानना था कि लोग जो हैं वो जिस धर्म को भी मानते होंगे, लेकिन वो अपने आप में सभी धर्म सर्वगुण, जो कहते हैं ना कि सर्वभाव संपन्न एक दूसरे के लिए रखें, एक इज्जत दूसरे धर्म के लिए रहे, रिलीजन के जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं उनके लिए, और लोग एकदम यूनिफाइड रहें। तो इनका जो अशोक धम्स है, ये इनका बनाने का एक ही मकसद था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहें, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रिचुअल्स के। और एक बड़ी कहावत ये भी है कि कलिंग वॉर के बाद सम्राट अशोक जो है जनता के बीच में, प्रजा के बीच में बहुत ज्यादा चाहे जाने लगे। लोग इनको बहुत अधिक पसंद करने लगे, ये सम्राट अशोक को। और ये
ऐसा बिल्कुल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस तरह का रवैया अपनाया कलिंग वॉर के बाद सम्राट अशोक ने, इसी वजह से इनको सम्राट अशोक कहा जाता है। क्योंकि एक राजा का तो काम है वॉर करना, लेकिन अगर राजा अगर वॉर छोड़ करके अगर शांति के रास्ते पर आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसके अंदर में सबसे बड़ी एक और बात है अशोक से रिलेटेड, वो ये है कि इनके जो धम्स हैं ये हमें कैसे पता चलते हैं, तो इनके जो एडिक्ट्स हैं वहाँ से हमको पता चलते हैं। और जो एडिक्ट हैं वहाँ पे कुछ बातें हैं जहाँ से ये निकल करके आई है कि एडिक्ट ये कहता है कि ये एक किसी भी तरह का रिलीजियस सिस्टम नहीं है, एक धार्मिक व्यवस्था नहीं है ये। इसका मतलब है कि धम्म जो है वो एक मॉरल लॉ है और कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट है, या फिर यूं कहें तो एथिकल ऑर्डर है, जिसका मतलब ये है कि लोग जो है कॉमन जो आम लोग जो हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आएँ जहाँ पर कि उनको किसी भी धर्म से वो बिलोंग करते होंगे, सभी धर्म को एक साथ जोड़ने का काम करे, वो है अशोक धम्स। अब हम आते हैं अशोक धम्स के अंदर जो इनके कुछ प्रिंसिपल्स थे उसके बारे में जानेंगे कि कुछ प्रिंसिपल्स क्या क्या थे धम्स के रिगार्डिंग। जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनका मतलब होता है सिद्धांत। किसी भी चीज़ का एक सिद्धांत होता है और उस सिद्धांत के आधार पे ही किसी भी चीज़ को चलाया जाता है, प्रमोट किया जाता है। तो जो अशोक के जो धम्म जो थे उनके जो कुछ प्रिंसिपल थे, सैलिएंट फीचर्स जो थे उस धम्म के, वो ये हैं कि कहता है कि हमेशा बड़ों के लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए और छोटे बच्चों के लिए या बच्चे जो हैं उनके लिए हमेशा प्यार होना चाहिए। उनको प्यार की नज़र से हमें देखना चाहिए, उनके लिए हमारा जो हृदय है वो प्यार भरा होना चाहिए, और बड़ों के लिए हमारा जो दिल है वो हमेशा रिस्पेक्ट की नज़र से देखना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है इन्होंने क्या किया कि अहिंसा या फिर कह सकते हैं कि नॉन वायलेंस को इन्होंने क्या किया, प्रमोट किया। मतलब कि इन्होंने किलिंग ऑफ एनिमल्स, ईटिंग ऑफ मीट, है ना, या किसी भी तरह की जो बलि होती थी उस पे इन्होंने अपने धम्म के माध्यम से ये बताया कि ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, इस पे रोक लगनी चाहिए। तीसरी बात जो इन्होंने बड़ी प्रमुखता से ये कही कि अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो उसको उस कर्म का फल जो है इस तरीके से मिलेगा कि वो जब उसका जो रीबर्थ होगा, जो उसका पुनर्जन्म होगा, उसमें वो खुशियों से भरा होगा। जैसे हम आज कहते हैं ना कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है, ओके, उसके फल अच्छे होते हैं। तो इन द सेम वे यहाँ पे भी इनका कहना था कि गुड डीड्स या गुड कर्मा जो है वो अगले आपके जन्म में जो पुनर्जन्म जो होगा उसमें वो बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर के आएगी। और जो फोर्थ पॉइंट है उसमें इन्होंने ये बताया कि सभी धर्म के लोगों के लिए क्या होना चाहिए, आपका रिस्पेक्ट होना चाहिए, है ना। इन्होंने लोगों को सिखाया, बताया कि जो भी है आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपका सर्वप्रथम जो एटीट्यूड होना चाहिए, जो आपका बिहेवियर होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि किसी भी धर्म के लिए आप हमेशा रिस्पेक्ट रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा धर्म बड़ा है, आपका धर्म छोटा है, ओके। और पांचवी बात जो इस प्रिंसिपल्स की आखिरी पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो एम्प्टी रिचुअल्स थे उसको इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया। डिसअप्रूव करने का मतलब हो गया कि, और एम्प्टी रिचुअल्स का मतलब कि किसी भी तरीके से जो परंपरागत कह सकते हैं जो सिस्टम जो था चढ़ावा का, पूजा वगैरह में, अलग अलग धर्म के अंदर में, उसको इन्होंने बोला कि ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान को इतना फल चढ़ाएंगे, इतने पैसे चढ़ाएंगे, या ये कर देंगे वो कर देंगे तो हम अपने कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इन्होंने बोला कि ये सब फेक है, और इसको इन्होंने रोक लगाने का अपने धम्म के माध्यम से प्रयास किया। अब हमारा जो आखिरी टॉपिक है इस मौर्यन एम्पायर के अंदर में, जो कि सम्राट अशोक को दर्शाती है, वो ये है कि अशोक धम्म से रिलेटेड। और ये अशोक धम्म क्या, वही अशोक धम्म की उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, ओके, क्या क्या असर पड़ती है सम्राट अशोक के पॉलिसीज़ के ऊपर, जो उनके राज्य की जो पॉलिसीज़ जो थी उसमें अशोक धम्म का कितना असर होता है वो हमें जानने को मिलेगा। और वो टॉपिक कौन सा है जिसके माध्यम से हम जानेंगे, तो वो टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ धम्म
ऑन अशोकाज इंपीरियल पॉलिसी। इंपीरियल पॉलिसी का मतलब हो गया कि उनकी राज्य की जो पॉलिसीज जो थी उस पे इनका क्या असर होता है। तो उसका ये असर होता है, जो सबसे पहला पॉइंट है कि रिलीजियस यूनिटी। रिलीजियस यूनिटी का मतलब हो गया कि लोग जो अलग अलग धर्म से आते थे उन सभी के बीच में एक यूनिटी हो गई, एक कह सकते हैं कि लोग यूनाइट हो गए। लोग किसी भी धर्म से बिलोंग करते थे लेकिन वो आपस में जुड़ने लगे। आपस में जुड़ने का अर्थ हुआ कि लोग एक दूसरे को बहुत सद्भाव के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बहुत इज्जत के साथ लोग मिलते थे, क्योंकि प्रिंसिपल्स में तो एक मेंशन किया गया था कि रिस्पेक्ट होना चाहिए दूसरे धर्मों के लिए। इन्होंने ये सिखाया अपने लोगों को, अपनी प्रजा को। और दूसरी बात जो थी मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज का मतलब हो गया कि लोग जो है मॉरल वैल्यूज को जीना शुरू कर दिया। किसके आधार पे? धर्म के आधार पे। धर्म को फॉलो करने लगे। अशोक के जो धर्म के जो प्रिंसिपल्स जो थे उसको इन लोगों ने फॉलो करने लगा, अपने जीवन में उतारने लगे। जो एक व्यक्ति का क्या रोल हो सकता है एक इंसान होने के नाते, उसको उन्होंने जीने का प्रयास किया, जो कि सम्राट अशोक ने बताया था कि हमें दूसरे जाति के लोग जो छोटे हैं या बड़े हैं उनके साथ हमें कैसा पेश आना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर के लोग है ना जीने लगे, रिस्पेक्ट की नज़र से, प्यार की नज़र से। अब जो तीसरी बात है वो ये है कि एंड ऑफ क्राइम्स। धर्म का इतना बड़ा असर कि एंड ऑफ क्राइम। यस, एंड ऑफ क्राइम होता है यहाँ पे इस तरीके से कि इन्होंने जो पॉलिसी ऑफ अहिंसा या नॉन वायलेंस को जो शुरुआत की, इन्होंने जो प्रमोट किया कि अहिंसा नहीं होनी चाहिए या नॉन वायलेंस नहीं होना चाहिए, तो इसका असर इतना हो गया कि लोग उसको छोड़ करके साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, चोरी को भी छोड़ दिया, है ना, थेफ्ट्स को या फिर किसी अन्य क्राइम को इन्होंने क्या किया, ड्रॉप कर दिया। और लोग क्या करने लगे, बाकी और जो कह सकते हैं कि जो उनका काम, जो स्किल वर्क था उसमें वो लोग निपुण होने लगे, उस काम को वो सीखने लगे, उस काम को वो करने लगे। और चोरी डकैती इन सब चीज़ों से हट करके, इस रास्ते को छोड़ करके, क्राइम को छोड़ करके ये एक सादा जीवन और एक खुशहाल जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार कर लिए। अब जो आखिरी पॉइंट है इस कह सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ धम्म का, जो कि अशोक के इंपीरियल पॉलिसी के अंदर आता है, वो ये है कि पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर का मतलब हो गया कि जो पब्लिक है, जो आम जन है, उसका किस तरीके से कल्याण हो, इसके ऊपर ये चर्चा है। तो पब्लिक वेलफेयर के अंदर में जो है जो पॉलिसीज ऑफ कंक्वेस्ट और जो वार जो था उसको छोड़ करके जो सम्राट अशोक ने पीस का मार्ग चुना, जो शांति का जो मार्ग चुना, उसका इतना बड़ा असर होता है कि धम्म जैसी चीज़ को इन्होंने लॉन्च करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं, अपने टाइम पर। और इसका इतना असर होता है कि जो उनके ऑफिशियल्स होते हैं, जो उनके अधिकारी होते हैं, जो अलग अलग अधिकारी थे जो कैपिटल्स में या फिर टाउन्स में, वो भी इस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं। और फॉलो करने के अंदर साथ साथ वो क्या करते हैं, वेलफेयर स्कीम्स चलाते हैं, जो जनता के लिए, जो आम जन के लिए, जो प्रजा के लिए काफ़ी सुखद अनुभूति कराने का अर्थ हुआ कि उनको एहसास कराएं। और इसका इतना असर होता है कि समाज के बीच में प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, खुशहाली आ जाती है, और लोग एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। और ये इसकी वजह से समाज के बीच में जो सबसे बड़ा चीज़ होता है वो ये है कि लोग एक पीसफुल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। और ये है हमारा आज का ये मॉडर्न एम्पायर जो हमने चैप्टर पढ़ा, उसका पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन, जिसको हमने इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया। और मॉडर्न एम्पायर से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का जो अगर डाउट है किसी को भी, तो दे कैन मेंशन इन द डाउनवर्ड्स कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू, मैं चाहूँगा कि उसको समय मिलने पर उसे दूर करने का प्रयास करूँ। एक चीज़ बड़ी बात यह है कि मॉडर्न एम्पायर से हमें सीखने को क्या मिलता है। सीखने को ये मिलता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको अगर देखें, तो आज की जो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं मॉडर्न एम्पायर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हैं। आज जो हमारी जो पंचायती राज सिस्टम है, या फिर हमारे जो ऑफिशियल्स हैं लाइक आईएएस, आईपीएस, जो सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं जो हमारे देश के अंदर में है, मौजूद हैं, वो जो
पॉलिसीज़ को जो अपनाते हैं, जो फॉलो करते हैं, हमारे लिए जो लागू करवाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका मौर्यन एम्पायर से इंस्पायर्ड है। और एक बड़ी चीज़ और हमें ये सीखने को मिलती है कि अगर कोई राजा अगर चाहे तो सिर्फ और सिर्फ वॉर के माध्यम से नहीं बल्कि पीस के माध्यम से भी अपनी जनता को खुशहाल रख सकता है। वॉर से डिस्ट्रक्शंस होते हैं एंड पीस से शांति आती है। पीस का शांति मतलब हो गया कि खुशहाली आती है लोगों के बीच में। तो एक राजा को ग्रेट कैसे बनाती है? सम्राट अशोक पहले तो सम्राट नहीं थे, लेकिन अशोक एक अपने आप में राजा थे। वो अपने पिता के बाद वो राजगद्दी पे बैठते हैं, दादाजी के बाद उनके पिता गद्दी पे बैठते हैं, फिर ये गद्दी पे बैठते हैं। तो पूरा पूरा मतलब ये है कि आखिर हम चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट क्यों नहीं कहते हैं, बिंदुसार को सम्राट क्यों नहीं कहते हैं? वो भी तो राजा हुए, वो भी तो मौर्यन डायनेस्टी के, मौर्यन एम्पायर के एक लीडिंग किंग थे। लेकिन नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को नहीं बल्कि सम्राट अशोक को सम्राट कहा जाता है। तो सबसे बड़ी वजह अगर अशोक को अगर सम्राट कहे जाने की है तो वो सिर्फ धर्म की वजह से है, क्योंकि इन्होंने जो धर्म का मार्ग जो अपनाया, इसकी वजह से सिर्फ इनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया बल्कि जो इनकी जो प्रजा थी उनके जीवन में भी जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलता है। जो कि हमने देखा कि इम्पैक्ट क्या हुआ उनके इंपीरियल पॉलिसीज के ऊपर। लोगों ने क्राइम करना तक छोड़ दिया, लोगों ने एक दूसरे के धर्म को रेस्पेक्ट करना सीख गए, और इसकी वजह ये बनती है कि लोग खुशहाल रहने लगते हैं। अगर समाज के बीच में मार काट, क्राइम्स, थेफ्ट्स वगैरह ये सब नहीं होगी, अगर धर्म के नाम पे किसी भी तरह का हिंसा नहीं होगा, तो लोग खुशहाल रहेंगे, लोग जीवन अपना खुशियां भरे जीवन को जिएंगे वो। तो ये हमारा पूरा मौर्यन एम्पायर को लेकर के हमारा वीडियो था। और आई होप कि आप सभी लोगों ने इस चैप्टर को बहुत पसंद किया होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।